नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। रूस यूक्रेन के बीच 92 दिनों से जंग चल रही है। इस बीच रूसी सैनिकों ने पूर्वी डोनबास पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। यहां 40 शहरों पर हमले किए गए, जिसमें 47 इमारतें और 38 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए। इधर डोनेस्क के गवर्नर ने कहा कि रूस के सैनिकों ने इलाके में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 432 लोगों की मौत हो गई और 1168 लोग घायल हो गए। रूसी हमलों में यूक्रेन के कीव, मारियुपोल, खारकीव और सूमी समेत तमाम शहर तबाह हो चुके हैं। रूसी हमलों में हजारों लोगों की मौत हुई है। हालात ये हैं कि इमारतों के मलबों से लगातार शव मिल रहे हैं। मारियुपोल में एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में खुदाई कर रहे मजदूरों को 200 शव मिले, जबकि लुहांस्क क्षेत्र के गवर्नर ने टेलीग्राम पर लिखा कि रूसी सेना एक ही समय में सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही है। रूस ने बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों को तैनात कर रखा है। उन्होंने कहा, हमलावर हमारे लोगों को मार रहे हैं, वे हमारे चारों ओर तबाही मचा रहे हैं। गवर्नर ने कहा, लुहांस्क मारियुपोल की तरह बन गया है। लगभग 3 महीने की घेराबंदी के बाद मारियुपोल पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया। यहां हाल ही में एक स्टील प्लांट में 2500 यूक्रेनी सैनिकों ने शरण ले रखी है, लेकिन रूस की ओर से हुए लगातार हमलों के बाद उन्होंने समर्पण कर दिया था। यूक्रेन प्रशासन के मुताबिक रूस के हमलों में 21,000 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस मोबाइल शमशान उपकरण लाकर और मृतकों को सामूहिक कब्रों में दफन करके भयावता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मारियुपोल पर हमले के दौरान रूस की एयर स्ट्राइक में एक हॉस्पिटल और थिएटर तबाह हो गए थे। इसमें लोगों ने शरण ले रखी थी। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि थिएटर पर हमले में करीब 600 लोग मारे गए थे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के पैनल में चर्चा के दौरान कहा कि जंग के बीच यूक्रेन को दिए जाने वाले समर्थन को लेकर पश्चिमी देश बंटे हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ हमारा बड़ा फायदा तब होगा हम जब वास्तव में एकजुट हो जाएंगे। वहीं ऑस्ट्रिया की पूर्व विदेश मंत्री कैरिन कैंसिल ने रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डांस भी किया था। 57 वर्षीय कैरिन उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने पुतिन को अपनी शादी में बुलाया था और वहां उनके साथ डांस किया था और फोटो भी खिंचवाई थी। रोजनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। रूस के सबसे बड़े तेल उत्पादक रोजनेफ्ट का नेतृत्व पुतिन के करीबी सहयोगी इगोर सेचिन कर रहे हैं। तो फिलहाल हम ये समझेंगे कि जेलेंस्की की अपील कि पश्चिमी देशों का एक होना जरूरी हो जाता है रूस को रोकने के लिए, ये कितनी प्रभावी अपील है और उसके पीछे के कारण क्या है। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो मूल्यों की बात की है यूक्रेन ने, वो मूल्य किन मूल्यों की बात कर रहे हैं, क्या वो मूल्य यूक्रेन की तरफ से अपनाए गए। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, दोनों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक हैं और मेजर जनरल अश्विनी सिबाच हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप दोनों की समझ बहुत बेहतर है और मुझे लग रहा है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनकी समझ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ेगी। जिस तरह की अपील यहाँ पर पश्चिमी देशों से जेलेंस्की करते नजर आ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहेंगे। और दूसरी तरफ जो जिन मूल्यों की बात जेलेंस्की कर रहे हैं, वो किन मूल्यों की बात कर रहे हैं और क्या जेलेंस्की ने उन मूल्यों का ध्यान रखा है? जी बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो जो आपने कहा है, जो अपील जो उन्होंने की है, तो देखिए आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में तो अगर सारे जो देश हैं, यूरोप के देश हैं, ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, अमेरिका उनके साथ है, जापान साथ में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सभी देश अगर साथ में आ जाते हैं तो फिर रूस का मुकाबला करने में और ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे। परंतु हर एक देश के अपने निजी हित हैं और जैसे हम जानते हैं यूरोप में उनकी जो डिपेंडेंस है रूस से, चाहे वो गैस की हो या ऑयल की हो, वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए उन सबको ये भी देखना पड़ेगा, जो एकदम अगर वो वहां से बंद करना चाहते हैं लेना तेल या गैस या कोयला, तो वो एकदम नहीं कर सकते हैं, ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा उसमें। तो इसीलिए वो उसमें इतनी ज्यादा एकता नहीं आ रही है। फिर हम देख रहे हैं यूरोप में कुछ ऐसे भी देश हैं
जैसे हंगरी हैं, उन्होंने कहा है उनके जो संबंध हैं रूस के साथ, राष्ट्रपति पुतिन के साथ, उनके संबंध बड़े अच्छे हैं और इसीलिए उन्होंने ये मान लिया है जो अगर हम इसकी तेल की गैस की पेमेंट करेंगे तो हम रूबल में देने के लिए राजी हैं। तो इसीलिए ऐसी बातें हैं। यूरोप में अगर देखा जाए, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आना लाजमी है, परंतु फिर भी मैं कहूंगा जो अभी तक काफी ज्यादा हद तक वो सभी देश मिले हुए हैं और अगर उन्होंने ये इन प्रिंसिपल निर्णय किया है जो हम अपनी डिपेंडेंस है रूस के ऊपर से बहुत कम करेंगे। अब कब तक कम करेंगे ये आगे बात देखने वाली होगी, परंतु एक चीज इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जो ये देखिए 3 महीने हो गए हैं युद्ध के चलते हुए, तो जिसे कहा जाता है एक फटीग, एक बहुत ही सभी लोग थक गए हैं, जो इतना ज्यादा उधर से प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो आगे चलते हुए इस फटीग से कहीं उनमें जो यूनिटी है उसमें कम हो जाए। लेकिन हम एक बात और अशोक जी समझना चाहेंगे, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहे हैं। हम एक पक्ष देख रहे हैं, हम यूक्रेन की साइड को तो देख रहे हैं, लेकिन रशिया की तरफ को नहीं देख रहे हैं। युद्ध होने का कारण क्या रहा? अगर युद्ध नहीं चाहते ज़ेलेंस्की तो सिर्फ एक काम उन्हें करना था, नाटो में शामिल ना होते और सारी की सारी तबाही रुक जाती। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपके इस कहने से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, उनकी जो बात हो रही थी, जो ये नेटो के सदस्य बनना चाहते हैं जी, तो वो उनके 2008 से बात हुई थी और आपने देखा है 14 साल हो गए हैं और अभी उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। मेरे विचार से ये बिल्कुल अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है और जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, वो कहा था जो यूक्रेन हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है और वहां पर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो मेरे विचार से कुछ उसको ये चाहिए था, प्रिटेक्स्ट चाहिए था जिससे कि वो उसके ऊपर हमला करना चाहता और इसीलिए उसने उसके ऊपर हमला किया है। अब मैं नहीं समझता हूं जो यूक्रेन के पास ऐसी कोई अस्त्र थे, शस्त्र थे जिससे कि वो रूस के विरुद्ध वो हमला कर देता। नहीं, समस्या यूक्रेन नहीं था ना अशोक जी, समस्या तो नाटो थी। नहीं, पर उसने कहा था जो यूक्रेन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कभी उसने नहीं कहा जो नेटो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कभी ये नहीं कहा और हमेशा उन्होंने, देखिए ये जिसे कहा जाता है ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें ये सभी कुछ फंसा हुआ है। आपके पास भी और बहुत सी चैनल्स हैं वो कहते हैं नेटो, ठीक है, नेटो का एक्सपेंशन मैं मानता हूं एक प्रोवोकेशन था, परंतु मैं ये नहीं समझता हूं जो ये इतना प्रोवोकेशन था जो उसके आप युद्ध उसके लिए आप शुरू कर दें। अगर आपके पास समय है तो मैं 1 मिनट में आपके दूसरे प्रश्न का भी जवाब दूंगा और वो है जो देखिए जो प्रिंसिपल है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, जो आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी किसी देश की आप ऐसे उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और वो है वो रूस ने और राष्ट्रपति पुतिन ने उसका उल्लंघन किया है। आपको याद होगा जब भारत ने भी अपना जो पहला स्टेटमेंट दिया था उसमें भारत ने यही कहा था जो ये प्रिंसिपल जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का है, जो किसी और दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, उसकी सीमाओं को भंग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है और मेरे विचार से यूक्रेन भी यही मान रहा है और यूक्रेन ने किसी और देश पर हमला नहीं किया है, परंतु उसकी अपनी जो अपना जो क्षेत्रफल है क्राइमिया उससे ले लिया गया 2014 में। ठीक है, आप रियल पॉलिटिक के तरीके से आप ये समझ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जो वो 1954 में दे दिया गया था, खुश्चेव ने दे दिया था वगैरह वगैरह, उसको ले जाना चाहिए था, परंतु यूनाइटेड नेशंस के उसमें तो वो उसका हिस्सा था, किसी और तरीके से बात हो सकती थी। तो मैं समझता हूं यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को वो प्रोटेक्ट करने की बात कह रहा है और उसमें कोई राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब कहते हैं ये, तो मैं समझता हूं जो इसमें कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारत ने भी पूरी तरीके से मेजर जनरल अश्विनी सिवाच से भी हम इस चीज को समझ लेते हैं। मेजर जनरल, 2 बातें हैं और दोनों बातें हमने पूछने की कोशिश की अशोक जी से, आपसे भी समझना चाहेंगे क्या वास्तविक रूप से एक बड़ा मुद्दा था नाटो जिस वजह से युद्ध यहाँ पर हमला किया गया, रूस ने हमला जो किया। दूसरी चीज़ ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि सीमा का हवाला दिया था रशिया ने, दूसरी चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि इन अपीलों से क्या लगता है कि रशिया कमज़ोर पड़ सकता है और पश्चिमी देशों का एकजुट होना इतना आसान हो जाएगा?
हाँ देखो रविंद्र, इसमें कोई शक नहीं कि जो 92 हो गई लड़ाई, और इसका कोई नतीजा अभी तक आ नहीं रहा है। और जो उसने सोचा था वो जल्दी ही कब्जा कर लेगा यूक्रेन, ऐसा तो नहीं हुआ। जी। और सच्चाई यह है जो यूक्रेन ने दिया उसमें काफी क्षति पहुंची है रूस की। और रूस का जो पहला एम था कि कहीं ना कहीं चीन तक चला जाके वहां एपियर नदी, चीन वाला जो इलाका लेगा, और ये मेरी एक प्रकार से कौन होगी, वो हुआ नहीं। खार्किव नहीं गिरे, काफी हद तक नुकसान हुआ, उसको अपना मिलिट्री एम चेंज करना पड़ा। अब उनका फोकस है डोनबस पर। जी। अब वो चाहते हैं कि खार्किव को लिया जाए, डोनबस का इलाका डोन तक, और डोन तक एरिया मारियापोल उन्होंने ले लिया है, इनको क्रीमिया के साथ जोड़ना, और फिर वो उड़ीसा और महाराष्ट्र को उनको लेके बजाओ और बैक डोमिनेट करें, और इसको बोले कि और ये एक बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है आप खुद की तरफ चल रहा है, मगर ये भी सच्चाई है, ये लड़ाई चली है डोनापत के इलाके में, और इसकी वजह यह है कि जो हथियार हैं से अभी तक तो उनको डिफेंसिव हथियार मिल लेते, स्टिंजर मिसाइल, आपकी जेवलिन टैंक मिसाइल, और ड्रोन और ड्रोन, मगर अभी नेटो और अमेरिका के ऑफेंसिव हथियार भी मिलते हुए हैं, जिसके अंदर वस्त्रबंद गाड़ियां, टैंक, आपकी डिजाइने, रॉकेट और आर्ट गन। इससे क्या हो रहा है, लड़ाई में और आ गया है, और ये डट के मुकाबला कर। मुझे लगता है ये लड़ाई जीतेगी, इतनी जल्दी यूक्रेन हाथ खड़े करने वाला नहीं। मगर ये भी सच है, डोनबस का इलाका है, 60 से 70 जो पॉपुलेशन है वो रशियन स्पीकिंग है, 18% पास रशियन पासपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रशिया वहां पर थोड़ा दबा जाता है, और हो सकता पब्लिक ओपिनियन उनकी तरफ हो। मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, कि जिस प्रकार से यूक्रेन हथियार मिल रहे हैं, यूक्रेन अच्छा लड़ रहा है, इसी प्रकार से ये लड़ाई खींचेगी, और इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होगी। रविंद्र जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, चूंकि 92 दिन बीत चुके हैं और युद्ध रुकने के आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की को शायद ये तस्वीर क्लियर हो रही है, साफ हो रही है कि अब इस युद्ध को विराम दिया जाना चाहिए, रुकना चाहिए, रशिया को रोकना होगा, और पश्चिमी देशों से शायद यही भावनात्मक अपील की। लेकिन इसके पीछे एक और अगर दूसरी तस्वीर देखें, व्यापार की संभावनाएं भी ज़ेलेंस्की तलाशते हुए नजर आए। उसके पीछे की वजह को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाजपी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कोई ऐसी पृष्ठभूमि, कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं जिसे शायद हम ना समझ पा रहे हों या वहां तक नहीं पहुंच रहे हों? हम थोड़ा सा इसलिए एक तरफ ध्यान ले जाना चाहेंगे कि अगर यूक्रेन और रशिया बिजी रहते हैं और इधर चाइना और भारत का आपस में टकराव होता है, तो क्या लगता नहीं इससे किसी एक शख्स का फायदा होगा, जिस तस्वीर को हम नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं दोनों को साथ में मिलाकर नहीं देखना चाहूंगा। मैं चाहता हूं जो वहां पर जो हो रहा है उसको जितनी जल्दी खत्म हो सकता है वो होना चाहिए। इसी के लिए आपने देखा है भारत ने हमेशा अपील की है। भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआत में भी जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति पुतिन से बात की, परंतु मैं समझता हूं जो इसका ज्यादा दारोमदार रूस के ऊपर है, क्योंकि रूस ने युद्ध छेड़ा है, रूस उसमें ज्यादा ताकतवर देश है, तो उसके ऊपर, और वो आकर यूक्रेन की धरती, लेकिन हमें यह भी तो नहीं भूलना होगा कि रशिया जो है भारत का मित्र भी रहा है और हमेशा बुरे वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा। क्योंकि ये सवाल हमने इसलिए भी उठाया सज्जनार जी, जिस तरह की चीजें यहाँ पर, जिस तरह की बयान दिए हैं, जिस तरह की अपील की है ज़ेलेंस्की ने, उसके साथ साथ वो व्यापार की संभावनाएं भी तलाशते हुए नजर आए। इसलिए थोड़ा सा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी वो बोल रहे हैं वो पहले से तैयार चीजें हैं? नहीं, व्यापार तो देखिए वहां से, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए जो गेहूं जाता है, जो तेल जाता है, एडिबल ऑयल जाता है, जो मेल जाता है, बहुत उसकी मात्रा यूक्रेन से जाती है। रूस से भी जाती है, परंतु यूक्रेन से भी बहुत मात्रा जाती है जी। और क्योंकि वहां से ब्लैक सी से आना बंद हो गया है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे देश हैं। आपने देखा है अभी IMF ने एक लिस्ट निकाली है, 107 देशों की, मार्च में उन्होंने लिस्ट निकाली है जी। जहां पर एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे, जहां पर गवर्नमेंट सॉवरेन डेट बहुत ज्यादा होगा, जहां पर अनाज के दाम बहुत ज्यादा होंगे, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए पूरी दुनिया भी ये कह रही है, उन्होंने
राष्ट्रपति पुतिन को कहा है जो वहां पर उनके जो गोदाम में साइलोज में ये सब जो पड़ा हुआ है, अन्न अनाज पड़ा हुआ है, इसको बाहर आने दिया जाए। आपको ये भी याद होगा जो हमारी अपनी बॉम्बे अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेलवे है, उसके लिए जो व्हील्स थे वो यूक्रेन से आने थे, वो हम वहां से नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ब्लैक सी से आने का रास्ता जो है एकदम वो बंद हो चुका है। तो व्यापार का जो उन्होंने कहा है वो केवल यूक्रेन के फायदे के लिए नहीं होगा, वो और दुनिया के फायदे के लिए भी है। मैं एक बस शब्द उसके बारे में कहूं, आपने जो भारत और चीन के बारे में कहा है, तो इसीलिए भारत को तो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वहां पर युद्ध चलता रहे, शांति हो जाए, भारत को तो तैयारी अपनी दोनों तरीके से, एक अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है और दूसरी अपनी आर्थिक स्थिति को बिल्कुल हमको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें यह है जो अगर पूरी दुनिया का ध्यान वहां पर ज्यादा हो जाता है, यूरोप का, अमेरिका का, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है 24 मई को, इंडो पैसिफिक के ऊपर जो ध्यान गया है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं जो हम काफी इस मामले में सफल रहे हैं, जो पिछले करीब 14 महीने में 4 मरतबा ये क्वाड की मीटिंग हो गई है। जब से ये रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ा है, उसके बाद भी 2 बारी ये क्वाड की मीटिंग हुई है। एक बारी वर्चुअल तरीके से मार्च में और एक बारी 24 मई को जो टोक्यो में हुई है। तो इसीलिए हमें पूरी दुनिया का ध्यान भी यहाँ पर जो केवल यूक्रेन पर आकर सीमित नहीं रह जाए, वो हमको देखना होगा। उसमें हम मेरे विचार से काफी सफल हुए हैं, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति भी, और अभी IMF ने भी कहा है भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2022 में होने वाली है। जी बिल्कुल। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, आप किस तरह से देखते हैं इन स्थितियों को? क्योंकि जिस तरह के व्यापार की बात तो समझा दी उन्होंने, लेकिन जब सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि भारत को खुद तैयार रहना होगा क्योंकि यूक्रेन ने जिस तरह की स्थिति झेली उस तरह की स्थिति हमें ना झेलनी पड़े। लेकिन मैंने सवाल ये भी कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो और पूरी पटकथा पहले से तैयार कर ली गई हो। देखो, एक सच्चाई यह है कि ये रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसके अंदर बड़ा एक नया मोड़ आ गया है कि अब जो छोटे छोटे देश हैं वो भी घबरा के उन्होंने लगता है कि आज यूक्रेन कल हम, तो ये सब हथियार की तरफ जा रहे हैं और हथियारों की बहुत सेल हो रही पूरे वर्ल्ड में। और अमेरिका की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसको भी बड़ा फायदा हो रहा है और बाकी कंट्री की भी आर्मामेंट इंडस्ट्री। और इसके साथ साथ कुछ एक जो देश न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं, बिल्कुल एज पे हैं, जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, अब वो मुझे लगता है खुल के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। अब भारत का अगर क्वेश्चन आता है कि क्या भारत की पोजीशन है चीन, देखो ऐसा है, भारत और चीन के जो अभी टकराव चला हुआ है लद्दाख में वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। 15 कोर कमांडर मीटिंग हो गई है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा माहौल अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हो गया है चीन के साथ। हमारा मुद्दा है कि यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें, अगर नहीं करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है कि हम चीन का मुकाबला ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। और ये पता है उसकी 3 वजह। एक तो भारत की जो आर्मी है वो एक बैटल हार्डन है, वो ऐसे इलाकों में रहने काबिल है। और भारत की वायु शक्ति है वो एज है, क्योंकि भारत की जो आपके एयरक्राफ्ट है वो बेटर क्वालिटी के। अगर आप इस बार देखें भी एयर पावर में भारत चीन से ज्यादा बेटर मिला है। उसके अंदर सुखोई KTM क्या है, मिराज 2000, MiG-29, जगो, रफेल अटैक हेक्टर और उसके बाद अभी जो अपाचे अटैक हेक्टर रफेल जो आने के बाद पलड़ा भारत की तरफ है। और इसी प्रकार भारत की जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट्स में ज्यादा पेलोड कैरी करती है। ये तो भारत की मजबूती की बात है, ये तो भारत की मजबूती की बात है मेजर जनरल अश्विनी जी। लेकिन अगर रशिया कमजोर पड़ता है तो उसका नुकसान भी तो कहीं ना कहीं भारत को उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आना है, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 2-3 बातें हैं अगर रूस कमजोर पड़ता है। एक तो क्योंकि भारत 50 से 60% जो हथियार है रूस से लेता है और भारत के स्पेयर पार्ट जो हैं वो वहां से आने हैं। अगर रूस थोड़ा कमजोर पड़ता है और रूस की आर्मामेंट इंडस्ट्री कमजोर पड़ती है तो ये हथियारों के स्पेयर पार्ट आना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, रूस कमजोर पड़ेगा तो चीन के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन। और चीन को लड़ाई करने के लिए भारत जो लैंड बॉर्डर पे तो सक्षम है पर बाकी जगह उसको क्वाड की हेल्प चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें रूस जो था एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा था
मगर जब अब आने वाले समय में हो सकता है रूस की डिपेंडेंसी चीन के ऊपर बढ़े और रूस का झुकाव चीन की तरफ हो जाए और चीन एक मेजर पार्टनर बन के निकलेगा और जो रूस है वो एक जूनियर पार्टनर होगा। क्योंकि देखो रूस की जो इकोनॉमी है वो कोई खास बड़ी नहीं है, 1.43 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की इकोनॉमी ही 3 ट्रिलियन डॉलर है और उसके दो ही एम है कमाने के, एक तो आर्मामेंट इंडस्ट्री, दूसरा गैस और ऑयल, वो दोनों हिट हो गई हैं रूस की। मुझे लगता है आने वाले समय में रूस कमजोर पड़ेगा, इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी उसकी चीन के ऊपर बढ़ेगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वो चीन के साथ एक जूनियर पार्ट का रोल करेगा। ये भारत के लिए कोई खास अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि भारत चाहता है कि रूस इंडिपेंडेंट रहे, रूस जो है एक मजबूत देश रहे, मगर ये लगता नहीं ऐसा होगा और चीन जो है वो लगता है बढ़ावा होगा और चीन कहीं ताइवान पे कुछ ना करे, ये भी एक शक और सवाल है। क्योंकि ताइवान जो है अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मान लिया है और ऐसे में यूं तो जो बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर जरूरत पड़े तो हम मिलिट्रली जो है एक प्रकार से सहायता देंगे, मगर अभी भी ये शक है कि क्या अमेरिका ताइवान में हेल्प करेगा, ऑल आउट बूट्स ऑन ग्राउंड, या बाकी हेल्प करेगा। अगर कम वक्त है इसलिए अशोक जी आपसे संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जवाब चाहेंगे कि अगर रूस कमजोर पड़ा तो भारत के लिए क्या समीकरण बदलेंगे? जी, हमारे लिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं जो जनरल सिवाज कह रहे हैं, जो अगर रूस कमजोर पड़ा तो वो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भारत चाहता है जो ये जल्द से जल्द लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि जितनी देर तक लड़ाई चलेगी उतनी देर उतना ही ये रूस और कमजोर पड़ता जाएगा। और इसीलिए शुरुआत से हम यही कह रहे हैं, और केवल किसको फायदा होने वाला है, वो चीन को फायदा होने वाला है, क्योंकि जूनियर पार्टनर बनेगा और ज्यादा उसको डिपेंडेंसी होगी और ज्यादा वो उसको डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, कर पाएगा जैसे भी वो चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और ज़ेलेंस्की की अपील फिलहाल क्या रंग लाएगी ये देखना होगा। पश्चिमी देशों की एकजुटता की उन्होंने बात करी है, अब क्या पश्चिमी देश इतनी आसानी से एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि रूस से सीधा टकराव कोई नहीं चाहता और अगर एकजुटता दिखाई जाती है तो रूस से सीधे टकराव की स्थिति बनेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर रूस का नुकसान होता है, रूस कमज़ोर पड़ता है, तो भारत का भी नुकसान होगा और चाइना की पकड़ व्यापार पर और मजबूत होती जाएगी। लेकिन दो देश इसके साथ आमने सामने भी आएंगे, क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों ही फिर व्यापार पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां जो हैं वो बहुत सी बदलती जा रही हैं, भारत के लिए भी और बड़े देशों की जो लगातार विस्तारवादी की नीतियां अपनाते हैं। फिलहाल इतना ही, जुड़ रही हैं हमारे साथ।